नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। विरोधी करें अटैक, सीएम योगी आदित्यनाथ करें टेस्ट। जी हां, यूपी में टेस्टिंग के मामले में योगी सरकार नया इतिहास बना रही है। आपको हम लगातार बता दें, यूपी में विरोधी लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी टेस्टिंग कर रही है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोविड टेस्टिंग में योगी सरकार लगातार इतिहास लिख रही है। यूपी में बढ़ती कोरोना रफ्तार पर विरोधी लगातार हमलावर हैं। विपक्ष ने कोरोना काल में सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने वीकेंड लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए। सवाल, विपक्ष का आरोप है कि कोरोना की चेन तोड़ने में रणनीति नाकाम रही है। विपक्ष का एक और आरोप है कि सरकार के फैसलों से कोरोना नहीं रुक रहा है। तो जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल भी हैं। यूपी में टेस्टिंग बढ़ने से क्या फायदा हुआ है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अगर कोरोना टेस्टिंग ज्यादा होगी तो हर मरीज की पुष्टि होगी। कोरोना की पुष्टि होने पर मरीज को समय से इलाज मिलेगा। अगर समय से कोरोना का इलाज हो जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए हर मरीज की टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा कि मरीज कितने हैं कोरोना के, तब तक आप उससे निपटेंगे कैसे। यूपी में कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो 67,321 है। यूपी में अब तक 2,27,442 कोरोना के मरीज ये जंग जीत भी चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, सरकारी क्षेत्र के आरटी-पीसीआर लैब में कल 50,076 टेस्ट किए गए। यूपी में बीते दिन 1,50,652 सैंपल्स की जांच की गई है। यूपी में अब तक कुल 72,17,980 सैंपल्स की जांच की गई है। तो अपने आप में यह आंकड़ा एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है, जहां उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि कोरोना को लेकर, उसकी चेन तोड़ने को लेकर आखिरकार क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस हिसाब से आप कोरोना की चेन को तोड़ेंगे, क्या इंतजामात आपने किए हैं, या फिर सिर्फ टेस्टिंग कर देने से कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार साफ तौर पर यही कह रही है कि जितना बन पड़ता है हम लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल एक ये भी उठता है कि क्या वाकई में ये सवाल उठने चाहिए, कोरोना को लेकर कोई राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सभी को एक साथ आकर इस महामारी से हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम धरने पर 400 लोगों को एक साथ ले जाकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि अगर हम मरते हैं तो मरते रहेंगे, लेकिन हम जनता को कुछ नहीं होने देंगे। तो बड़ा सवाल है कि क्या स्टेटमेंट ये विपक्ष की तरफ से कहना ठीक है। आप किसी राजनीतिक मुद्दे पर अगर आरोप लगाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी जिसके बारे में कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी देश तैयार नहीं था, पूरी दुनिया में इसका प्रकोप हमने देखा है, इसका विकराल रूप हम इस समय देख रहे हैं अपने ही देश में, जहां लाखों की तादाद में मरीज मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों का मिलना भी बहुत जरूरी है। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक मरीज मिलेंगे नहीं, और अगर मरीज नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं होगा कि किस किस व्यक्ति को कोरोना है, तब तक आप इस महामारी से कैसे निपटेंगे, कैसे उसे क्वारंटाइन करेंगे, आइसोलेट करेंगे। जो भी इसका ट्रीटमेंट मौजूदा समय में है, वो ट्रीटमेंट आखिरकार उस व्यक्ति को कैसे दिया जाएगा। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। विपक्ष के सवालों से बिना डरे सरकार लगातार टेस्टिंग कर रही है, क्योंकि जितनी टेस्टिंग हो रही है उतनी ही केसेस लगातार बेहद रफ्तार के साथ में बढ़ रहे हैं। लेकिन कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं, इसको देखकर सरकार बिल्कुल भी नहीं डरी है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पर टेस्टिंग ही नहीं की गई, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। जिसका एक एग्जाम्पल आप मुंबई को देख सकते हैं कि बीच में वहां पर हालात ऐसे हुई कि टेस्टिंग इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई और केसेस वहां पर लगने लगा कि कम हो गए हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार की वाहवाही और नाकामी जैसा कुछ सिलसिला है नहीं, क्योंकि जब तक कोविड के केसेस आइडेंटिफाई नहीं किए जाएंगे तब तक आप उनको सही तरीके से आइसोलेशन में डालकर उनके साथ में जितने लोग मिले हैं उनको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बेहतर परिस्थिति बनाने के लिए लोगों का पता करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही सरकार पर भी ये तमाम सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है कि क्या रणनीति है, कैसे आप इस चेन को तोड़ेंगे, कोविड को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है, या सिर्फ टेस्टिंग करके ही आपको लगता है कि आप कोविड को रोक लेंगे।
चलिए, तमाम खास मेहमान चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, अजय वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संदीप द्विवेदी जी बीजेपी से इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, और भी धीरे धीरे तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और सभी का रुख करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, अभी तक की 72 लाख से ज्यादा की टेस्टिंग यूपी में की गई है। हालांकि विपक्ष लगातार उलट पलटवार करता है कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है, टेस्टिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बीमारी को अगर आप देखिए तो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखिए, या जो WHO की गाइडलाइन है उनको भी देखिए, तो इसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि जो भी कोरोना का पेशेंट है उसको उसका आइडेंटिफिकेशन और उसको क्वारंटाइन करना, 2 चीज़ें कंपलसरी हैं, अदरवाइज इसके स्प्रेड को आप नहीं रोक सकते। और सरकार का प्रयास यही है कि मैक्सिमम टेस्टिंग करके वो जो भी हिडन केस हैं या जो डर की वजह से नहीं बाहर निकल आ रहे हैं, उनके अंदर एक डर बैठा हुआ कि कहीं समाज में ये मैसेज ना जाए कि इनको कोरोना हो गया, इनके परिवार को अवॉइड कर दो, जिस तरीके से एक प्रचलन चल रहा है। तो सरकार उन सब चीज़ों से बचने के लिए चाह रही है कि जितना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन पेशेंट का होगा उतना ही हम उसको क्वारंटाइन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा हम क्वारंटाइन करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं जल्दी इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अब कुछ राज्य अगर सिर्फ इस चीज़ पे अपनी वाहवाही कर रहे हो कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ केसेस कम है, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। देखिए, केसेस अगर हैं तो निकलेंगे। आप अगर एक केस टेस्टिंग नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि बंद हो जाएगी। कल को जब एक महामारी के रूप में विकराल रूप जब बीमारी ले लेगी, फिर आपको घर घर जाके टेस्टिंग देनी पड़ेगी, और क्या आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप फिर सबको हॉस्पिटल फैसिलिटी दे पाओ? तो इसलिए जरूरी है टेस्टिंग करिए, आप क्वारंटाइन करिए, और जब पेशेंट की रिपोर्ट्स नेगेटिव हो इसके बाद आप उसको कहीं ना कहीं बाहर। ठीक है, सपा से मनोज यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि बिना धोखाधड़ी किए हुए केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, लेकिन इजाफा भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे केसेस को, तब तक हम ट्रीटमेंट भला क्या देंगे? इसीलिए टेस्टिंग जरूरी है। 72 लाख के पार टेस्ट किए गए यूपी में, बड़ा आंकड़ा है, उपलब्धि बड़ी है इनकी। सुरश्री जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये 24 करोड़ का प्रदेश है। ठीक है, कोरोना जब आया था, देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, 18 दिन में युद्ध जीता जाता है, ताली थाली बजाओ, दिए जलाओ, 21 दिन में कोरोना को भगा देंगे। जब 258 या 256 मरीज थे जी। अब हम भाई चूंकि प्रधानमंत्री हैं, हम लोग तो आम जनता हैं, रियाया है, वो राजा हैं। हमने बहुत विरोध करा, बहुत कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा, हमने कहा, कांग्रेस के छोटे लोगों ने कहा कि ये कोरोना बहुत विकराल रूप लेगा। आज जब हम वर्ल्ड में नंबर 1 के करीब पहुंचने वाले हैं, चूंकि मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना में अमेरिका को भी पछाड़ देंगे, ब्राजील पछाड़ के हम 45 लाख क्रॉस कर गए, और मौतों का आंकड़ा करीब 80,000 पहुंच गया। अब ये तो है नंबर 1 में जी। अब नंबर 2 में मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में सरकार के पास ना तो संसाधन है, सरकार पैसे पता नहीं कहाँ उपयोग या दुरुपयोग कर रही है, ये हम नहीं जानते, सरकार बताएगी। क्योंकि हम अगर पूछेंगे तो हम राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। वो अगर आप भी सवाल करेंगी तो आप भी राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएंगी। सरकार को सबसे पहले तो 75 जनपदों के हिसाब से 24 करोड़ के हिसाब से एक तो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास ऑथेंटिक सूचना है, लोग मुझे बताते हैं, हर जिले में अपना नेटवर्क है, हर प्रांत, हर जिले में अपने कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जिला इकाई है, शहर इकाई है, मंडल इकाई है, ग्राम इकाई है, ब्लॉक इकाई है, बूथ इकाई है। मौतों का आंकड़ा जो है ये दिखा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा है। मरीजों का आंकड़ा भी इससे कई गुना ज्यादा है। अब पता नहीं सरकार क्या दिखाना चाहती है। देखिए, सरकार सुरश्री जी हर मुद्दे पर फेल हो गई है। बस एक मुद्दे पर पास है, हम तारीफ करेंगे तो तारीफ की चीज तारीफ करनी चाहिए। सरकार महंगाई के मामले में फेलियर हो गई, सरकार रोजगार देने के मामले में फेल हो गई, सरकार उत्तर प्रदेश में कोविड कंट्रोल करने के मामले में फेल है, सरकार क्राइम के मामले में फेल है, सरकार उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को व्यापार कराने के मामले में फेल है। अब पास है सरकार केवल झूठ बोलने में, झूठ को दिखाना, झूठ उगाना, झूठ बोलना, झूठ पे सोना, झूठ पे खाना, झूठ पे बैठना और झूठ ही सपना। तो ये हम कहना चाहते हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश की जनता हैं। कोरोना में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, बहुत लोग बीमार हैं, आने वाले कल में और विकराल रूप लेगा। WHO ने भी कहा है, ICMR ने भी कहा है।
कि आप बिल्कुल आंकड़े जनता के सामने रखिए, लोकतंत्र है, छिपती नहीं है सब चीजें। आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, चलिए तो ठीक भारी है अजय मैंडेट जी, का आपके सम्मान तमाम करिए। सवालों का जवाब संदीप जी देंगे, लेकिन सपा से मनोज जी शायद संपर्क उनसे टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजय जी, सवाल यह है कि मनोज यादव सरकार जी, कोविड के दौर में जो भी फैसला करती है उस पर ही विपक्ष सवाल उठाता है। प्रियंका गांधी ने जो वीकेंड लॉकडाउन लगा उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए कि वीकेंड में लॉकडाउन आपने क्यों लगाया, जब कोविड हमारे देश में आया शुरुआत में, जब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसके लक्षण क्या है, एक बीमारी आइडेंटिफाई कैसे होगी, टेस्टिंग कैसे करनी है, इन तमाम चीजों से जब हम जूझ रहे थे, उस समय पर जब लॉकडाउन कर दिया गया, अगर उस समय पर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हिंदुस्तान की स्थिति शायद बहुत ज्यादा बद से बदतर, जो अभी हम और आप सांस ले पा रहे हैं, शायद वो परिस्थिति भी नहीं होती, क्योंकि हम तब बीमारी को समझ ही नहीं पाए थे। वो शुरुआती दौर था, उसको लेकर भी विपक्ष ने लगातार आलोचना की, लेकिन WHO ने कहा कि आपने सही समय पर लॉकडाउन किया, नहीं तो आज करोड़ों की संख्या में केसेस हो जाते और पता नहीं कितने लोग हमारे देश से अभी तक अपनी जान गंवा चुके होते, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो हर एक फैसले पर सवाल खड़ा करना जरूरी क्यों होता है सर? सृष्टि जी, आप किससे पूछ रही हैं? जी सर, आपसे। मेरे से पूछ रही है ना। देखिए, सवाल देश की आम जनता और आम नागरिक का सवाल अगर हम नहीं उठाएं तो सवाल तो हमने राहुल गांधी ने 12 फरवरी को भी ट्वीट करा था। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि ये पहले ही कर रहे हैं, कोई कोरोना कुछ नहीं है, ना कुछ बिगाड़ेगा और आएगा चला जाएगा। वो क्या था सवाल? वो जायज नहीं था। फिर प्रधानमंत्री जी से कहा, 17 तारीख को कहा, 12 फरवरी को कहा, 12 मार्च को कहा, ये सारे ट्विटर उठा के राहुल जी के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के देख लीजिए। हम तो आगाह करते रहते हैं जनता के हित में, स्वास्थ्य के लिए, हिंदुस्तान के हित में, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए। हम चाइना के मैटर पे भी शुरू से बताते आ रहे हैं, और अब सरकार और इनके बयानवीर और इनके रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हाँ बड़ी बुरी स्थिति है, कि रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि हाँ चाइना चालबाज है, बदमाशी कर रहा है, घुस गए, मार रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ। आखिर सरकार इंतजार करती है क्या कि पहले घटना हो जाए, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, उसके बदले 200 सिर नहीं आए, और प्रधानमंत्री जी ठीक है। चलिए अजय जी, आप लोगों को सारी चीजें पहले से मालूम होती हैं कि होने क्या वाला है, और आप आगाह करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। संदीप जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, मैं उनसे इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन सपा से मनोज यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से टेस्टिंग लगातार हो रही है, सरकार ये कह रही है कि हम अपने स्तर पर, मनोज जी क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? आपको आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल मनोज जी, यही सवाल है कि सरकार कह रही है हम अपने स्तर पर सब कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष साथ देने के बजाय कोरोना पर भी राजनीति क्यों कर रहा है? देखिए, विपक्ष अगर राजनीति कर रहा है तो मेरे ख्याल से विपक्ष अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। और राजनीति में क्या है, हम सवाल ही तो पूछ रहे हैं। सवाल तो बीजेपी के विधायक भी पूछ रहे हैं अपनी इस शासन सत्ता से, सांसद भी पूछ रहे हैं और विपक्ष भी पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं कि 65 से ज्यादा जिलों में भ्रष्टाचार कोरोना के सिस्टम में हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है। अगर सरकार कह रही कि 80 में से 65 जिलों में भ्रष्टाचार के बड़े मामले आए, हाँ। कि उनकी खरीद जांच किट, ये किट, सब कुछ में भ्रष्टाचार पाया गया, तो फिर सवाल तो बनेंगे, और ये भी क्वेश्चनिंग लगेगी कि सरकार की जो मंशा है वो मंशा किस तरह की है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच के नाम पे भी भ्रष्टाचार हो रहा हो। और अगर सरकार इतनी बड़ी महामारी पे अपने प्रशासन को सीरियस नहीं ले पा रहा है, और ना उनका प्रशासन जनता को सीरियस ले रहा, कोविड के मरीजों को सीरियस नहीं ले रहा, तो ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। 24 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। आप बताइए, अगर ये सरकार जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है तो क्या कोरोना का पीक खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, ये भी सरकार बताए, क्योंकि अगस्त में पीक आना था, अब सितंबर चल रहा है, पीक अभी भी चल रहा है, और कब तक पीक रहेगा ये भी बात बता दें। सरकार किस आधार पर इलाज कर रही है ये भी जनता को बताए, क्योंकि ये सब जरूरी है। एक ऐप आया था जिस ऐप के जरिए कोरोना के मरीजों को चिन्हित किया जा रहा था, खूब जबरदस्त उसका प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री से लेके सबने सब कुछ बताया। आज वो ऐप गायब हो गया, उससे कोई मरीज नहीं पकड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है उस ऐप से। तो कहीं ना कहीं कि जो सरकार कह रही है सृष्टि जी, वो बात स्पष्ट नहीं है, तथ्यात्मक बात नहीं है, तो फिर विपक्ष सवाल पूछेगा।
और जब सवाल पूछेगा तो जनता को जवाब देना पड़ेगा इनको। विपक्ष को दो ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को जवाबदेही। ठीक है संदीप जी, सबसे पहले अजय जी ने जो सवाल किए थे कि वो लगातार चीन को लेकर भी, हालांकि मुद्दा हमारा आज वो नहीं है, और कोविड को लेकर भी वो लगातार आगाह करते रहे आपको, लगातार राहुल गांधी ट्वीट करते रहे और आपको आईना दिखाते रहे कि परिस्थिति ऐसी होने वाली है। हालांकि जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ तब भी कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा कि आपको इस समय पर लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का आभास था कि आगे जाकर ऐसी परिस्थिति होगी तब आपको लॉकडाउन करना चाहिए था। देखिए, पहली चीज़ तो राहुल गांधी के आईने दिखाने वाली बात पे मैं कह दूं, कुछ व्यक्ति अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज तक आईना और रास्ता नहीं दिखा पाया, वो विपक्ष में बैठ के क्या सरकार को आईना दिखाएगा। दूसरी चीज़, अभी अजय वर्मा जी कह रहे थे कि आम आदमी ये पूछ रहा है, आम आदमी वो पूछ रहा है। आम आदमी के ठेकेदार हमें बता दें कब से आम आदमी के बीच में नहीं गए, कब से राहुल गांधी आम आदमी के बीच में नहीं है, कब से प्रियंका जी आम आदमी के बीच में नहीं दुखी, कब से अखिलेश यादव आम आदमी के बीच में नहीं उतरे। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एसी में बैठ के आरोप प्रत्यारोप में रहते हैं। आज कोरोना के दौर में जब आम आदमी को जरूरत है, बता दें कितने आम आदमी के ठेकेदार किसके घर में जाके उन्होंने पूछा कि यहाँ कोरोना का मरीज है, उनके घर में राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उन्हें कोई दिक्कत है कि नहीं, कितनी जागरूकता फैलाने की कोशिश की। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जहां इन्हें मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है, ये बस सरकार पे आरोप प्रत्यारोप में चले जाते हैं। चाहे भले ही उन आरोपों में बाद में खुद ही इन्हें अपने मुंह की खाने पड़े, और ऐसा कई बार हुआ कि जो आरोप लगाते हैं बाद में खुद ही झुटलाते हैं। तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं, इनमें न पहले गंभीरता थी ना आज इनमें गंभीरता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये विपक्ष में बैठे हैं। और इनके लिए आज भी एक मौका है कि सुधर जाइए और जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों की बात करिए। रही बात कोरोना की, कि कोरोना में जितना सरकार को काम करना चाहिए था, जितना WHO ने गाइडलाइन दी, उससे कहीं ज्यादा गंभीरता से सरकार ने काम किया, और उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। ये जिन्हें कोरोना का सी नहीं पता, ये कोरोना के बारे में सरकार को घेरेंगे। अरे पूछिए WHO से जाके कि सरकार ने क्या जो कदम उठाने चाहिए वो उठाए नहीं उठाए। संदीप जी, अब विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है सर, लेकिन जनता भी आपसे यही सवाल पूछ रही है। आप कह रहे हैं उनको कोरोना का सी नहीं पता है, तो आप पूरी कोरोना की डेफिनेशन हमें समझा दीजिए। नहीं देखिए, एक मिनट सुनिए, जो जनता के बीच में नहीं जा रहा है वो जनता का ठेकेदार ना बने। जिस दिन ये जनता के बीच में चले जाए, मैं दावेदारी के साथ इनके सवालों का जवाब दूंगा। और रही बात जनता की, जनता के बीच में हमारा हर पदाधिकारी, हर नेता, हर जिम्मेदार व्यक्ति जनता के बीच में जाके उनकी सेवा कर रहा है। आप कह रहे हैं उन्हें कोरोना का सी नहीं पता, आपको कोरोना का पूरी डेफिनेशन मालूम है तो आप वो बता दीजिए। और सिर्फ 72 लाख टेस्टिंग, ठीक है आप टेस्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, टेस्टिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा, तभी ट्रीटमेंट होगा, लेकिन चेन को तोड़ने के लिए क्या है? वीकेंड लॉकडाउन आपने लगाया, विपक्ष ने उस पर सवाल खड़ा किया, आपने वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया। पहले आपने सैटरडे खत्म किया, उसके बाद आपने यूपी में संडे भी खत्म कर दिया। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ ठीक है, ना कहीं पर बैरिकेडिंग है, ना कहीं पर चेकिंग हो रही है। बाहर लोग जैसे आम जनता घूमती थी वैसे ही घूम रही है, बस एक पिक्चर हॉल और ये तमाम चीजें जो है वो बंद पड़ी हुई है, बाकी सब कुछ एज इट इज रन कर रहा है। तो क्या ऐसे हम कभी कोरोना से लड़ पाएंगे? हम कभी ये अपने दिमाग में ला सकते हैं कि साल, 2 साल, 10 साल में हम इस महामारी से निकल पाएंगे, कि आजाद जिंदगी जी पाएंगे? इसको लेकर कोई रणनीति, कोई तैयारी आपके पास है या नहीं? या 72 लाख टेस्टिंग आपने कर ली, WHO ने आपकी तारीफ कर दी और हम कोरोना से जंग जीत गए? देखिए सृष्टि जी, इसमें प्रैक्टिकली जो WHO भी जो कहता है, वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि इसको तोड़ना नामुमकिन है। और ये कहीं ना कहीं वायरस जब तक इसकी वैक्सीन नहीं रहेगी हमारे बीच में रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा भी जाता है कि इस वायरस के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। इसके पहले भी कई वायरस आए, चाहे स्पेनिश फ्लू हो, चाहे आपका चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो, कई तरह के वायरस आए, वो वैक्सीन आने के बाद ही उन वायरसों का खात्मा हुआ है। तो इसी तरीके से देखिए, लॉकडाउन या जो भी पहले प्रक्रिया थी, बैरिकेडिंग लगाना या जो भी व्यवस्थाएं थी, उनके पीछे प्रैक्टिकल कारण ये था कि जनता के बीच में पहले जागरूकता का अभाव था और जनता इस चीज को लेकर गंभीर नहीं थी। आज अगर आप देखिए, जनता के बीच में गंभीरता है, आज लोग सैनिटाइजर का यूज नहीं सर, मुझे उल्टा लग रहा है, मुझे उल्टा लग रहा है। आप भी जमीन पर जाते हैं, आप भी आते जाते रास्ता देखते होंगे, मैं भी रोज आती जाती हूं, मुझे इसका जस्ट अपोजिट दिखाई दे रहा है। जब लॉकडाउन था तब सब बहुत गंभीर थे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ सब बहुत ज्यादा इजी हो गए कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे लग रहा है सरकार ने भी छोड़ दिया कि जिसको जो जी सकता है वो जिएगा, जिसको मरना है वो मरेगा ही, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और जनता का भी यही हाल है, राम भरोसे कि अगर ठीक है जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दुकान पे भी जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, बिना एहतियात के जाएंगे, होना होगा हो जाएगा, मरना होगा मर जाएंगे, जीना होगा जिएंगे। तो ये जागरूकता का जो अभाव है वो अभी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। उस समय पर अकल ठिकाने पर थी, इस समय नहीं है सर। नहीं देखिए, इसमें जनता भी जागरूक है और गंभीर भी है। जनता इन सब चीजों को समझ रही है और बचाव भी कर रही है। आज मास्क लगाने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, या जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो बेसिक काढ़ा या अदर चीजें लेने की बात हो, मैक्सिमम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ा है।
दूसरी चीज सरकार की अगर बात करिए, जो WHO की गाइडलाइन आई हैं या जितनी भी सरकार को डायरेक्शंस मिलते हैं, उन सब में सरकार ने गंभीरता से काम किया और ज्यादा काम किया है। और इसीलिए कहीं ना WHO ने भी कहा कि उन्होंने जो पर पर्सन के हिसाब से टेस्टिंग का रेशियो बताया था, उससे कहीं ज्यादा यूपी टेस्टिंग कर रहा है अकेले। अब कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र या अदर राज्यों की बात करिए, अगर वो टेस्टिंग ना करके और ये दिखाना चाहे कि हमारे यहाँ केसेस कम है, तो वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ना एक दिन जब एक चलिए ठीक है, बसपा नेता धर्मवीर चौधरी जी जाएगी। भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद है, दोनों का स्वागत है। धर्मवीर जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन ले लेते हैं। 72 लाख के पास टेस्टिंग की गई है यूपी में, एक बड़ी उपलब्धि करार दी जा रही है सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, ये जो इसको अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनके 2 मंत्री कोरोना से मर गए, जिनका इलाज नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में, और ये जो है इसको उपलब्धि बता रहे हैं। आम आदमी की क्या हालत होगी? ये सब जो गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी की सरकार कर रही है, ना किसी को इलाज मिल रहा है, लोग भर्ती हो रहे हैं, उनकी किडनियां बेची जा रही हैं, और फिर सरकार अपनी पीठ तपतपाएगी। धर्मवीर जी, ये बहुत शर्म की बात है। बहन जी ने कितने घरों में राशन किट भेज दी कोविड में, कितने घरों में जाके हालचाल पूछ लिया। अरे हमारे मंत्रियों की अगर डेथ हुई तो जनता के सेवक संदीप जी एक मिनट, लेकिन आप बताइए आपकी पार्टी ने क्या किया? धर्मवीर जी, यूपी सरकार के 2 मंत्री मर गए, आपने खुद कहा ये बात, और जाहिर तौर पर हमने देखा काम करते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, दोनों ही कैबिनेट मंत्री थे, अपनी पूरी तत्परता और सेवा उन्होंने अपनी दिखाई। ये आपसे किसने कह दिया कि सरकार अपने मंत्रियों का इलाज नहीं करा पाई और इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई? मतलब जितने लोगों की जान जा रही है हमारे देश में, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आपको पता है ये बात कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मात्र अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। जिसको अगर कोई बीमार है पहले से, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर भयंकर अटैक कर रहा है कोरोना, और आप ये स्टेटमेंट टेलीविजन पर दे रहे हैं कि सरकार अपने 2 मंत्रियों का इलाज नहीं करवा पाई, इसीलिए उनकी जान चली गई। ये भ्रामक खबरें मत फैलाइए सर, अफवाहें मत फैलाया करिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है सर। आप टीवी पर बैठकर ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसकी गंभीरता समझिए कि 2 मंत्री चले गए और जिसका इलाज यूपी सरकार नहीं करा पाई, इसलिए उनकी जान चली गई। तो आम आदमी का इस प्रदेश में क्या हाल होगा? ना टेस्टिंग है, ना दवा है, ना गोली है, खोखे सरकार के वादे हैं। ठीक है, आपकी बातों का जवाब लेंगे। संजीव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार ये सवाल जवाब यहां पर उठ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कोई राजनीतिक एजेंडा है, कोई राजनीतिक मुद्दा है जिसको आप एक भूमिका बनाकर आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप चुनावों में जाएंगे, एक चुनावी मुद्दे की तरह इस मामले को खींचा जा रहा है। इसमें सबको शुरुआत से कहा जा रहा है कि मिलकर एक साथ एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा, तभी हम महामारी से जीत पाएंगे। जो भी सरकार फैसला लेती है उस पर सवाल क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जाता है। टेस्टिंग हो रही है तो भी गड़बड़ है, नहीं हो रही है तो भी गड़बड़ है, वीकेंड लॉकडाउन है तो नहीं होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए, कोरोना में शुरुआती लॉकडाउन लगा वो नहीं होना चाहिए था, अब लॉकडाउन होना चाहिए। तो 10 तरीके की बातें, एक चुनावी एजेंडा ज्यादा दिखाई दे रहा है ये मुद्दा। संजीव जी, देखिए सृष्टि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना का कोई एक समुचित विकल्प या इलाज का विकल्प नहीं होना, इस तरह से इको थोड़ा ठीक करा देना ये पैदा करता है। मेरा मानना यह है कि ये एक भयावह बीमारी है और सबको इससे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जब केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने लोगों को ये कहती है कि को बहुत ज्यादा, यदि वो कहती है कि नहीं आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डाल देती होगी, लोगों के बीच में ये मैसेज जाता है कि अब हमें इसी बीच में निकलना है, काम करना है और इसी बीच में हमें आगे का रास्ता भी बनाना है। वो लीडर हो जा रहे हैं। लोगों के मन में जो भय था, भय का वातावरण खत्म हो जाता है। और यह भी बात सही है कि इतने दिनों से लगातार बंद होने की वजह से लोग भी चाहते हैं कि बाहर निकले, काम काज करें, अपना 2 पैसे की रोजी रोटी भी कमाएं और अपना जीवन यापन करें। लेकिन इस बीच में जो राज्य सरकारों के द्वारा ये जो दावा किया जाना कि हमने सबसे ज्यादा टेस्टिंग करी, ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा यदि टेस्टिंग की जा रही है तो ये अच्छी बात है। ये आलोचना की जद हो इसमें आ ही नहीं सकता, ये स्वागत योग्य कदम है।
क्योंकि जब तक हम जांचेंगे नहीं, पता नहीं कर पाएंगे, तब तक चेन तोड़ने में हम तो ज्यादा सक्षम नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई प्रधानमंत्री के उस आखिरी लाइन को लोगों ने या अधिकारियों ने दिल से लगा लिया है कि आपदा में ही अवसर ढूंढ लेना है। आपको जहां तक जानकारी होगी कि जिस तरह से पीपीई किट या थर्मामीटर या फिर गन थर्मामीटर की बात हो रही है, इन सब चीजों में जो घोटाले की बात आ रही है, कई पंचायतों से और कई जिलों से इस तरह की खबर आ रही है। यह भी बात सही है कि इसके लिए 2 कनिष्ठ अधिकारियों की बलि चढ़ा दी गई है, उनका निलंबन हो चुका है। लेकिन बड़े अधिकारी कब इसके शिकंजे में आएंगे? जो 2800 रुपए तय किए गए थे, मानक दाम जो तय किए गए थे, उसके 250 के बदले में वो कहीं 9500 रुपए तक 10,000 के आसपास में उनकी खरीदारी हो रही है पीपीई या पूरा सीट को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक बड़ा घोटाला भी इसमें सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है संजीव जी। ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। संदीप जी, क्या इतिहास में ये जो इतिहास हम लोग रच रहे हैं, ये इतिहास ही लिखा जा रहा है कि कोरोना काल, उसमें आपने इतनी टेस्टिंग की, उसमें किस तरीके से सरवाइव किया गया, 2 मंत्रियों की जान चली गई। क्या इसी के साथ में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से ये भी लिखा जाएगा कि एक बड़ा घोटाला कोरोना में हुआ, वो भी यूपी सरकार में, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब ये बड़ा घोटाला हुआ? मतलब आप ये स्तर देखिए कि आपकी इतनी सख्ती, अभी कल ही हमने इस बात पर चर्चा की थी कि 700 से ज्यादा अधिकारियों को अभी तक 3 साल में यूपी सरकार में सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर गाज गिरी है। इतनी सख्ती के बावजूद आप अपने कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जो किसी सरकार में नहीं हुआ, और बड़ी उपलब्धि, बड़ी वाहवाही आपने हासिल की। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी कोरोना जैसी महामारी में लोग अपना अवसर निकाल रहे हैं। एक 5 रुपए की चीज है तो फॉर एग्जाम्पल उसे 20 रुपए में बेचा जा रहा है, और सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। देखिए सृष्टि जी, हालांकि ये बात सही है कि जिस तरीके से सपा बसपा जब सरकार में रही और उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा प्रदेश में दिया, उस शैली को अभी तक कंट्रोल करने में सरकार कोरोना ने का इतने प्रयास किए। कोरोना का सपा बसपा से क्या लेना देना है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अभी नई आपकी सरकार नहीं आई है, अब ये माला जपना आपको खत्म करना पड़ेगा कि आपकी सरकार अभी अभी बनी है, अभी अभी पैदा हुई है। ऐसा नहीं है। 2017 से लेकर अभी तक में आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और 3-3.5 साल का समय बहुत होता है उस जड़ को कमजोर करने के लिए। तो जो भी खाद पानी बसपा और सपा ने दिया, आप उनको अभी तक ये भी क्या जो आप स्टेटमेंट देते रहते हैं, जो आप कार्रवाई करते रहते हैं, उससे ये संदेश भी नहीं दे पाए कि अगर कोरोना काल में आप अवसर निकालेंगे तो योगी आदित्यनाथ आपका क्या करेंगे, आपके साथ में क्या सलूक होगा, आपकी नौकरी जाएगी, आपका सब कुछ जाएगा। उसके बावजूद भी इतने बड़बड़ हो चुके हैं अधिकारी कि वो अभी भी घोटाला कर रहे हैं 3-3.5 साल की कार्रवाई के बाद भी। तो अब आप सपा बसपा की कहानी लेकर बिल्कुल मत बैठिए, ये जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी सर, हजम नहीं होगा बिल्कुल। देखिए सृष्टि जी, मैं आपको चीज बता दूं प्रैक्टिकली, मैं भी 1 महीने यूपी में ही रहा हूं और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अब अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी व्यक्ति से पूछ लो कि इस रोड के अब क्या हाल है, तो कहता है कि पहले ये रोड बनती थी 2 महीने नहीं चलती थी, लेकिन जब से योगी जी आए तब से कम पूरा 1 साल तो कंप्लीट करती है, और दोबारा रिपेयरिंग भी टाइम पे होती है। तो आज यूपी की जनता की अगर आप बात करिए तो आज 80 से 90% यूपी की जनता को, चाहे क्राइम हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे गुंडागर्दी हो, कर रहे हैं ना, आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। यूपी की जनता को अभी रोड की जरूरत नहीं, यूपी की जनता को अभी जान की जरूरत है। जब जान बचेगी तभी वो रोड पर चल पाएंगे ना, जब जान बचेगी नहीं तो रोड क्या, गड्ढा क्या, सब कुछ बराबर है। यूपी की जनता इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है कि कोरोना काल में जितना अच्छा मैनेजमेंट सर, भ्रष्टाचार पर जवाब तो देना पड़ेगा आपको। पीपीई किट्स में घोटाले हो रहे हैं। आप हेल्थ के जो जितने भी हेल्थ का सेक्टर है हमारे यूपी में अभी, उसकी क्या बदहाल हालात है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, सरकारी अस्पतालों में क्या हाल पड़े हुए हैं, और जितनी भी सामान जरूरी है पीपीई किट से लेकर तमाम और जो भी इक्विपमेंट है, उन सब में कितना बड़ा घोटाला, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। इसका सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं। मैं 1 मिनट में अपनी बात रख लूं। देखिए सृष्टि जी, घोटाला अगर हुआ है तो घोटालेबाज नहीं, अगर नहीं हुआ है, अगर मगर नहीं, कोई बट नहीं है, हुआ है, मुझे हुआ है। देखिए, एसआईटी का गठन ऐसे नहीं किया गया, सीएम ने ऐसे ही निलंबन नहीं किया है। जब सीएम निलंबन कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं किया गया, उन्हें भी पता है ना कि घोटाला हुआ है, तभी निलंबन किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कोर्ट डिसाइड करे कि हुआ है कि नहीं हुआ है, हम और आप जब आपके ऊपर मुद्दा आता है तब कोर्ट डिसाइड करे, जब आपके ऊपर मुद्दा आता है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। क्योंकि अरे सर, आप जवाब नहीं देंगे, चलिए मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी। मनोज जी, अजय जी, इसके बाद वापस आएंगे आपके पास, रुकेंगे ब्रेक के लिए। सर ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के लिए।
चलिए, चर्चा लगातार जारी है, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप पूछिए सवाल। देखिए सृष्टि जी, अभी 72 लाख वाली संख्या की बड़ी बात कही गई। हाँ। अगर हम इस 23 करोड़ 23 लाख की आबादी, लगभग जो मैं अभी अपडेट हूँ, उसका कितना परसेंट टेस्टिंग हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो वो 5% से भी कम का रेशियो आपको निकलता है। और सरकार थाली फिर पीटना शुरू कर दी। अरे 50% के ऊपर आप कुछ निकालो तब तो कोई बात कही जाए कि हाँ सरकार ने 50% अपना काम पूरा कर लिया। अभी आप 5% का भी आंकड़ा नहीं छू पाए हो टोटल आबादी का। और कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, उत्तर प्रदेश में फैल रहा है या तमाम पूरे देश में फैल रहा है, उससे ये नहीं कहीं लग रहा है कि ये अपने पीक से नीचे की तरफ जा रहा है या अब मरीज आना कम हो गए। लगातार बढ़ोतरी 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 होती जा रही। लेकिन बीजेपी के लोग अपनी, और इनसे पूछो फिजिक्स का सवाल तो जवाब देते हैं संस्कृत का। इससे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, पूर्व की सरकारों का दोष छोड़ो, पूर्व की सरकारों की बातों को छोड़ो। आपको आज क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं वो आप बताइए। अगर सड़कों की बात करोगे तो आपको निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कि क्या हाल है। आप 1 किलोमीटर बिना गड्ढे के नहीं जा सकते किसी नॉर्मल रोड पे। लेकिन मैं फिर भी उन बातों पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि सरकार इन चीजों को बेहतर ढंग से करे और उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, आपके हाथों में बागडोर है। आप विपक्ष पे आरोप डाल के थोड़ी नहीं बच के निकल पाओगे। और अगर निकलने का प्रयास कर रहे हो तो जनता आपको देख रही है, आप एक्सपोज हो रहे हो। और एक्सपोज होगे तो निश्चित ही जनता आपको आने वाले दिनों में इसके बारे में जवाब दे देगी। अजय जी, इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में। और अभी एक ठीक है बात अजय जी, सृष्टि जी, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ये पहली सरकार है जिन्होंने इन्हीं के विधायक और सांसदों ने इन पे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। और एक दो नहीं, दर्जनों। ये बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, इस सवालों का जवाब लेंगे। उससे पहले अजय जी के पास आते हैं। अजय जी, सरकार कह रही है कि विपक्ष को साथ देना चाहिए और विपक्ष एसी कमरों में बैठकर खाली ट्विटर वॉर छेड़ रहा है। बाहर निकलकर सड़कों पर उतरकर विपक्ष ने अपनी कितनी जिम्मेदारी निभाई, कितने लोगों के घर जाकर पूछा गया, कितने लोगों की मदद की गई, या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करने की होती है? अजय जी। सृष्टि जी, जो 32 मुकदमे अजय लल्लू हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके मुकदमे दर्ज में, इसका मतलब सरकार के पास क्या आंकड़ा है कि वो एसी कमरे में मुकदमे दर्ज करेंगे? ये सब पूछ लीजिए। नंबर 1, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के हर जिले में, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बुलंदशहर हो, बनारस हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, हाथरस हो, गौतम बुद्ध नगर हो, हर जनपद के मुख्यालय पर पुलिस के यहाँ इनके खिलाफ कभी महंगाई के मामले में, कभी कोविड के मामले में, कभी अपराध के मामले में, कभी बलात्कार के मामले पर मुकदमे दर्ज हुए, कभी वो क्या एसी कमरे में हुए। इन लोगों का काम ये है मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना। सरकार फेल हो चुकी है। कोविड के मामले में विपक्ष अगर अपनी भूमिका निभाता है, बलात्कार के मामले में पूछता है, तो ये ले जाते हैं उसे उठाकर भी कहीं पीछे के टाइम पे। अरे भाई, जनता ने आपको फुल मैंडेट इसलिए दिया था कि पुरानी सरकार को जनता ने कहा कि अब वो काम नहीं करिए, इसलिए तो आपको बदला, आपको 325 का मैंडेट दिया। लेकिन आप तानाशाही करने लगे, आप डिक्टेटरशिप करने लगे, आप हिटलरशाही करने लगे। आपके विधायक, आपके एमपी, चाहे वो मलिक हो, चाहे वो सतपाल सिंह सांसद हो या 3-4 विधायक हो, सब आपके खिलाफ कभी गुंडई की, कभी कोविड की, कभी टेस्ट की, कभी जांच की, कभी आंच की, कभी सांच की मांग करते हैं। और प्रदेश की सरकार तानाशाही में इस कदर लागू है कि वो अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देखते हुए। भ्रष्टाचार आपका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आप भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है प्रदेश की सरकार कि हर छोटे बड़े ऑफिस पे है। चूंकि ये कोरोना के ऊपर आपकी डिबेट है सृष्टि जी, इस प्रदेश के हालात इतने बदतर हैं कि हर जनपद में मौतों का आंकड़ा और मरीजों का आंकड़ा बहुत बड़ा हुआ है। और उसके बाद भी अगर कोई सीएमओ ये कहता है कि सही आंकड़े दे दे, तो या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, धमका दिया जाता है। एसपी सिंह साहब एक पूर्व आईएएस रिटायर थे, उन्होंने इसकी एक ट्वीट करके जानकारी मांगी तो उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा कर दिया। कल को मनोज यादव अगर कोई चीज उठाए, अजय वर्मा कोई चीज उठाए, या गाजियाबाद में हमारे दोस्त अजय यादव जी, अजय भाई कोई बात उठाए, तो सरकार उनके खिलाफ भी मुकदमा कर देगी। हमारे एक मित्र हैं, बड़े बुजुर्ग हैं गाजियाबाद में, बुद्धपाल यादव जी, हमने उनके परिवार से कहा कि देखिए प्रदेश सरकार किस तरह की तानाशाही कर रही है। वो भले आदमी है, कॉमन आदमी है,
लेकिन ये प्रदेश की सरकार यादवों पे ठप्पा लगा देती है कि साहब ये तो यादव है, तो इसका मतलब अखिलेश यादव हो गए। अराजकता की सीमा बढ़ी हुई है, कोविड के हाल बेहाल है, दवाई नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, मरीजों की गंदगी बहुत बुरी है अस्पतालों के, आपके पास कई वीडियो में भेज सकता हूँ, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग कर देती है। ठीक है, चलिए अजय जी, आपके भी सवालों का जवाब देने के लिए संदीप जी बैठे हैं। उससे पहले धर्मवीर जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में संदीप जी के पास आएंगे। धर्मवीर जी बने हमारे साथ। चलिए, लग रहा है संपर्क टूट गया है। संदीप जी, अब आप जवाब दीजिए, ये तमाम सवाल है विपक्ष की तरफ से जिसका जवाब देना है आपको। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बहुत सख्त पहले भी थी और आज भी है, और भ्रष्टाचार के मामले में 700 की जगह अगर हमें 7000 भी सस्पेंड करने पड़े तो सरकार करेगी, कोताही नहीं बरतेगी। लेकिन रही बात भ्रष्टाचार जहां हुआ है, इमीडिएट सरकार ने एक्शन अधिकांश जगह लिया है। अगर कुछ जगह कहीं ना कहीं अनदेखी सरकार ने की है तो बाद में भी वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि देखिए मेडिसिन एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो इमीडिएट चाहिए होती है, उसको आप टाल मटोल नहीं कर सकते, और अधिकारियों ने अगर उसका लाभ उठाया है तो वो उसका अंजाम भी भुगतेंगे, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है, सपा और बसपा की सरकार नहीं जो ले दे के बच जाएंगे। दूसरी चीज, आप लल्लू की और पप्पू की बात कर रहे हैं, तो अगर यही है जनता के बीच में इतने एक्टिव होते और जनता के बीच में गए होते तो उन्हें पता होता कि जनता के बीच में क्या चल रहा है। नहीं संदीप जी मेरा एक सवाल है, संदीप जी नहीं, संदीप जी मेरा एक सवाल आप सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अजय कुमार लल्लू की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जाते नहीं है, वो जैसे ही घर से निकलते हैं जाने के लिए आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करके उनको आप थाने में बिठा देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि विपक्ष जमीन पर उतरता नहीं है और जाता नहीं है। समाजवादी पार्टी जब प्रदर्शन करती है तो आप उनके ऊपर लाठियां बरसा देते हैं कि इनके ऊपर लाठीचार्ज होना चाहिए। उसके बाद में अजय कुमार लल्लू को कितनी बार हर मुद्दे पर आपने गिरफ्तार करके बिठा दिया, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जमीन पर नहीं उतरते हैं? ऐसा क्यों करते हैं सर? इसके पीछे कोई रीजन होगा कि विपक्ष है वो सवाल उठाएगा, लोगों के घर जाएगा मुलाकात करने के लिए, उठा के जेल में डाल दो। क्या धरना प्रदर्शन ही जनता के बीच में जाना होता है? जरा बता दे कितने कोविड पेशेंट के घर में इन्होंने राशन किट बांट दी, जरा आंकड़ा दे दे कितने लोगों के घर में इन्होंने जाके हालचाल पूछ लिया, जरा बता दे कितने गरीबों को से इन्होंने उनसे पूछा कि आपके घर में कुछ है कि नहीं है। और मनोज यादव जी 5% का जो कोविड टेस्टिंग का आंकड़ा दे रहे थे, अरे थोड़ा जनता के बीच में जाइए, जानकारी रखिए। हेल्थ सिस्टम यूपी में इतना स्ट्रांग है, हर घर में सरकार इनको जानकारी रखती है, हर घर का सरकार ने आंकड़ा इकट्ठा किया है, और जो केस संदेहास्पद दिखा है उसकी टेस्टिंग की है। यहाँ हास्यास्पद सरकारें नहीं है कि बिना आंकड़े के बिना स्ट्रेटेजी की कोई काम कर दे। सरकार ने हर घर में जाके रिपोर्टिंग की है, अगर कोई सिम्टम दिखा है वहां इमीडिएट टेस्टिंग की है, तब इतना आंकड़ा हुआ है। कोई ठीक है संजीव जी, संजीव जी कितने सहमत है आप इस बात से? कितने सहमत आप इस बात से? सरकार के नुमाइंदे के तौर पर बैठे हैं, सरकार की तारीफ करेगी, लेकिन हकीकत कोई भी निकलता पता चलता है क्या वाकई इतनी स्थिति है? ये यूपी की जनता खूब समझती है, ये न विपक्ष के कहने से और न सरकार के अपने आप में तारीफ करने से कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अहम सवाल ये है कि विपक्ष यदि मजबूत हो तो निश्चित तौर पे सरकार के चेहरे पे पसीने पे पेशानी पे बल पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यूपी में विपक्ष भी खानों खानों में, मैं ऐसा बार बार बोलता हूँ कि यूपी में विपक्ष भी खानों खानों में बटा हुआ है, उनकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, बेड़ियां हैं। कोई खुलेआम सरकार के सामने आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, कोई छिप के आता है। तो ये लोग भी समझते हैं, यूपी के लोग समझते हैं इस चीज को। लेकिन मूल बात यही है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आप अपनी पीठ को थपथपा ले और कह दे कि नहीं सबसे बेहतर विकल्प हमने दे दिया और हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रह गई है। तमाम तरह की कमी है अभी भी। ये चूंकि कोविड के लिए कोई एग्जैक्ट कोई अभी दवा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो सब कुछ निर्भर सरकार के ऊपर ही करता है कि सरकार किस तरह से आपको कहीं से कोई लक्षण दिखे तो आपको क्वारंटाइन करे, किस तरह से सुविधा दे, सहायता दे। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो तमाम तरह की बातें की गई, बड़ी लंबी चंबी बातें की गई थी, वो 20 लाख करोड़ हमने सुना और आपने भी सुना होगा। क्या वाकई में उस पैसे से वो लोग जो वहां पे जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, रेडी पट्टी वाले लोग हैं, किन लोगों को कितना लाभ मिला? उनकी जिंदगी वापस आ रही है पट्टी पे, घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो भय का वातावरण उनके पास बना है या नहीं बना है? वाकई वो अभी भी सरकार की तरफ से जो संदेश उनको दिए जा रहे हैं उसको वो सीरियस ले रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलनी है, दूरी बनाए रखनी है और काम भी आपको करते रहना है। तो ये उहापोह की स्थिति है, क्योंकि सरकार के पास भी कोई ठोस इसका विकल्प नहीं है और इलाज नहीं है। और सरकार ने ये जो मैसेज दिया है कि आपको इसके साथ जीने की आदत डाल देनी होगी, इसके वजह से भी लोगों के मन में अफरा तफरी का माहौल बना है। रही बात सरकार की, मैं पुनः कह दूं कि यूपी की सरकार, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी है या बुरी है, सारे देश की जो स्टेट की गवर्नमेंट की सरकारें हैं अपने स्तर पर वो पूरा प्रयास कर रही हैं। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों की वजह से भी सरकारों के दामन में कालिख लग जाती होती है। लेकिन यदि इस तरह के अधिकारी हैं और आपके नाक के नीचे इस तरह का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है और उनको भी इन पे लगाम कसने की जरूरत है। हम ये कह के नहीं बच सकते कि पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से इनका मन बढ़ा हुआ है या उसमें से आए हुए ये लोग हैं। हम अब नए सिरे से यदि हमें चुन के लोगों ने भेजा है, एक लंबे समय, आपने कहा, एक बिल्कुल सटीक कहा कि एक लंबे समय से आप सरकार में हैं, आप ये कह के नहीं बच सकते कि पुरानी सरकारों के ये लोग हैं। तो आपको जिम्मेवारी लेनी होगी और जो ये कमियां हैं, आप यदि दबिश बनाएंगे, आप यदि इस पे कड़ाई के साथ निगरानी रखेंगे, सहूलियतें लोगों की बढ़ेंगी निश्चित तौर पे। संदीप जी, देखिए संजीव जी की मैं बात से सहमत हूं और सरकार कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि जो भी सिस्टम में भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको सरकार बाहर करे, और नकेल सरकार ने कसी भी है। लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं और सरकार उनके ऊपर कहीं ना कहीं नजर बनाए है। ऐसे लोग किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे जो जनता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार पूर्ण रूप से लिए जनता के लिए समर्पित है और पूरे देश में इस समय सबसे बेहतर काम अगर कर रही है तो यूपी की सरकार कर रही है, और इसकी WHO तक ने तारीफ की है। सर, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि आप लोग सीधे तौर पर एक ही बात लेकर आ जाते हैं कि WHO ने तारीफ की है। WHO की तारीफ से लोगों का पेट भर रहा है या WHO की तारीफ से कोरोना जा रहा है? WHO की तारीफ का करेंगे क्या? वो मेडल पहनकर घूमेंगे हम लोग कि हाँ WHO ने हमारी तारीफ कर दी है, अब सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि WHO ने तारीफ कर दी है। मेरा सवाल घूम फिर के वहीं पे आ जाता है कि आखिरकार जब आप इतनी सख्ती 3-3.5 साल में दिखा चुके, उसके बाद भी आपके नाक के नीचे PPE किट्स में और इस पूरे के पूरे सिस्टम में कोरोना काल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, जो संजीव जी ने कहा कि आपदा में अवसर खोजना है, तो इन अधिकारियों ने कोरोना में ही अवसर क्यों खोज लिया भाई? जो बड़े अधिकारी हैं उन पर गाज कब गिरेगी? क्या मंत्रियों को इस बात की कोई इत्तला नहीं है कि उनकी नाक के नीचे अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है उनको नहीं पता है कि मंत्री क्या कर रहे हैं या फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं या फिर निचले स्तर पर क्या हो रहा है या फिर खरीद कैसे हो रही है, कितने पैसे में हो रही है, जो मानक तय किए गए हैं उससे 20% ज्यादा, 20, 30, 50 रुपए ज्यादा, इतनी बड़े पैमाने की लापरवाही कैसे हो सकती है सर आप लोगों से? और अभी भी आप यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों का नतीजा हम भुगत रहे हैं। नहीं, देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह की गतिविधियां की हैं। अगर वो इस तरह से कहीं लिप्त पाए गए हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। ये सरकार बख्शने वाली नहीं है, ना टाल मटोल करने वाली है। दूसरी चीज देखो, कोरोना एक बीमारी है और इससे कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट निजात दिला सकते हैं, इसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं जो हमें निजात दिला दे। ये पूरा विश्व इसके सामने आज नतमस्तक हो चुका है। अब इसको लेकर अगर हम ये कहें कि WHO ने तारीफ की है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद होगा। आपको WHO की ही गाइडलाइन फॉलो करनी है क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो कोरोना को, आप नहीं जानते उसका क्या तरीका है। हम WHO की गाइडलाइन फॉलो करेंगे ना, ये जस्टिफाई तो करेंगे नहीं कि हाँ हमने, अब आप गाइडलाइन फॉलो करेंगे, आप सिस्टम पर आप कागज पर सारे आदेश दे देते हैं कि ऐसे 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 हमें चीजों को निभाना है। अब वो जमीन पर कितना इंप्लीमेंट हो रही है ये तो WHO भी आके गली गली में देखेगा नहीं सर कि हाँ जमीन पर आपने कितना उतार दिया। आपने गाइडलाइन को एज इट इज उठाकर सभी को निर्देश दे दिया सारे डिपार्टमेंट में कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। टीम 11 की बैठक में आपने निर्देश दे दिया आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अब WHO आके गली गली हर डिपार्टमेंट छानेगा नहीं कि कौन अधिकारी कैसे काम कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए हमने देखा है, इसीलिए सराहनीय काम भी कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर एक दो लोग कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, हम पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते। पूरे सिस्टम ने कोरोना से लड़ने के लिए पूरे समर्पण के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्रदेश ने एकजुटता के साथ काम किया है। पूरा देश कहीं ना कहीं बीमारी के खिलाफ खड़ा, पूरे देश की सरकार के साथ। दूसरी चीज देखिए, इसमें आपको कहीं ना कहीं ये चीज माननी पड़ेगी कि ये बीमारी सरकार जो गाइडलाइंस आ रही हैं उनको फॉलो कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, एक पैरामीटर्स के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत हुई। ऐसा नहीं कि कहीं अननेसेसरी टेस्टिंग की। अगर आप टेस्टिंग किट में जाके देखिए, आधार कार्ड के बेस पे हर चीज की टेस्टिंग होती है। आप कहीं गलत तरीके से टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। और एक एक किट की प्रॉपरली रिपोर्टिंग होती है। कोई मतलब एक भी कोरोना की किट भी मिसप्लेस नहीं हो सकती। घोटाला कैसे हो गया सर इतना बड़ा? देखिए भ्रष्टाचार कैसे हो गया? देखिए मैं इस भ्रष्टाचार को लेकर फिर कहूंगा कि अगर कहीं किसी की चीज में भ्रष्टाचार हुआ है, प्राइस राइस को लेकर हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अधिकारियों ने किया हो, उसकी कहीं ना कहीं पैरामीटर्स गाइडलाइंस का फायदा उठाया हो, तो बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए इस देश में इतने सख्त लोग बैठे हैं कि भ्रष्टाचारी थोड़ा बहुत कर गए, वो भी कोरोना में,
जिसमें लोगों की जान जा रही, इतनी सख्ती के बाद भी सीएम खुद अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं, उसके बाद भी कर गए सर, और किसी को पता नहीं चला। अब जाकर पता चल रहा है, मंत्रियों को मालूम नहीं पड़ा। मंत्रियों बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं सर, उनकी क्या जिम्मेदारी, उनको क्यों बिठा रखा है आपने कुर्सी पे? सीएम, पीएम और मंत्री के लिए एक आम आदमी की जान बचाना जरूरी है। भ्रष्टाचारी इस देश से कहीं भाग के नहीं जाएंगे, इस देश में वापस ही लाए जाएंगे। और अगर वो दोषी होंगे तो सिस्टम उन्हें, देखिए इसी से जुड़ा हुआ मामला है ना। अगर किसी आप को पीपीई किट्स में घोटाले करेंगे, आप सारे इक्विपमेंट में घोटाले करेंगे, जितनी चीजों की जरूरत है आप उसमें घोटाले करेंगे, जो थोड़ी बहुत दवाइयां इसमें इस्तेमाल हो रही है उसमें आप घोटाले कर लेंगे, तो जनता बचेगी कहां से सर? ये इसका ट्रीटमेंट जिस लेवल पर जा रहा था और जो आपने मानक तय कर दिया, आपको लगता है कोई भी आम आदमी इसमें इलाज करवा पाता अपना? और आप कह रहे हैं कि अभी प्रायोरिटी हमारी लोगों की जान बचाना, भ्रष्टाचार नहीं है, तो सिस्टम का, सरकार का, अधिकारियों का, मंत्रियों का फायदा क्या है सर फिर? देखिए, मशीनरी, टेस्टिंग किट्स पहुंचना, जो भी लैब के लिए इक्विपमेंट चाहिए थे वो पहुंचना जरूरी है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचारियों से वसूल लिया जाएगा। इस सरकार में बचने वाले नहीं है ये लोग। चलिए ठीक है, मनोज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार सरकार ये भी कहती है, हमने देखा भी है खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि 100, 200, 300 लोगों को लेकर आप लोग धरना देने पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में आपके ही एक प्रवक्ता ने एक डिबेट में ये बोला था कि हमारी जान जाती है तो जाती रहे, जनता को की जान नहीं जाने देंगे। ये कोई समझदारी वाला स्टेप आपको लगता है कि आप 300 लोगों को लेकर पहुंच जाइए धरना देने के लिए, और बिना किसी मानक की धज्जी उड़ाते हुए, कोई भी मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किए, एक दूसरे में घुसे हुए प्रदर्शन करने चल दिए? क्या ऐसे हम कोरोना से लड़ पाएंगे? या ये कहना कि हमारी जान जाती है तो जाती रही, कोई जिम्मेदारी वाला बयान है सर कि जान जाती है तो जाती रहे? आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके कार्यकर्ता, आपकी जनता, हर कोई जुड़ा हुआ है। तो पहले आपको खुद इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कि आप इतने भारी पैमाने पर मत जाइए प्रदर्शन करने और एक साथ एक झुंड में चले जाते हैं प्रदर्शन करने। ये क्या बेहतर तरीका है सर? मनोज जी। चलिए, लग रहा है मनोज जी से संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, आखिरकार जो ये पूरी की पूरी चेन है, इसे तोड़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि सरकार के पास है? क्योंकि आप टेस्टिंग कर लेंगे, बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई आप जब तक नहीं करेंगे आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, आप आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, आप उनसे जितने लोग उनके सर्कल में रहे हैं या उनसे कांटेक्ट में आए हैं उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ भी शायद नहीं है। अब तो वीकेंड लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है, सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं और बहुत बुरी स्थिति में चल रही हैं। लोगों ने ये मान लिया है कि मरना है तो मरेंगे, जीना है तो जिएंगे, मतलब सब कुछ नाम भरोसे चल रहा है। कोई दो मत नहीं है कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अकेले अपने बूते इस पे लगाम कसने में सक्षम नहीं होगी जब तक कि जनता का उसको सहयोग नहीं मिलेगा। कि जनता का भी फर्ज बनता है कि जनता अपने सही जी आवाज जी मिल रही है सर आवाज। चलिए, संजीव जी से भी संपर्क टूट गया है। अजय जी बने हमारे साथ। हेलो जी अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जी। फाइनली पीपीई किट में घोटाला हो रहा है। जितने इन्होंने वो वेंटिलेटर्स थे उसमें घोटाले हैं जी। पहले डीजीपी को जिस वक्त एनसीआर में घोटाले पकड़े गए, जब काफी मरीज और डॉक्टर्स और वर्कर्स कोरोना से प्रभावित हो गए, तो डीजीपी का सस्पेंड करना पड़ा उत्तर प्रदेश के हेल्थ के डायरेक्टर जनरल को। उसके बाद अभी 65-70 जिलों में देश की सरकार ने कहा था, ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशो। गीता में और रामायण में ये कहा गया है कि जो आपदा में अवसर तलाशेगा वो आपका भागीदार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग और कुछ ऑफिसर्स आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, और वो निश्चित तौर से पाप के भागी हो रहे हैं। एक तो उनपे डबल पाप लग रहा है, एक तो जनता परेशान है नकली किट मिलने से, नकली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मिलने से, और एक उनको पाप लगेगा। अब संदीप जी हमारे इनके बयानवीर हैं, ये बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन इनसे फैक्ट्स की बात करी जाए तो फैक्ट से हट जाते हैं ये। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को मैं उंगली पे बता सकता हूँ कि किस जनपद में क्या हाल है कोरोना के, चूंकि हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, हमारे लोग वर्क कर रहे हैं, और खाने के वक्त खाना दिया,
दी, पानी के वक्त कांग्रेस ने जितनी है कांग्रेस से गाड़ी के वक्त गाड़ी दी और के साथ और साधन दिए, लेकिन सरकार आखिर विपक्ष का ना तो सहयोग लेना चाहती है जी, ना विपक्ष अगर कोई रचनात्मक भूमिका निभाकर स्वच्छ राय देता है तो लेना चाहती है, ना ही सरकार विपक्ष का सम्मान करती है। वो इसलिए कि सरकार केवल अपना एजेंडा चलाती है और उस एजेंडे के तहत ना वो गरीब आदमी को देख रही, करोड़ों मजदूर, कामगार मजदूर उत्तर प्रदेश में भूखों मर रहे हैं, लोगों पे व्यापार नहीं है, लोगों पे नौकरी नहीं है, मध्यम वर्गीय लोग, छोटे वर्ग के लोग, फैक्ट्री बंद हो गई है, व्यापार खत्म हो गया है और प्रदेश की सरकार केवल कोविड में या तो WHO वाला पैसा है उसका पता नहीं कहाँ है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, या PM केयर फंड में जो पैसा है। ठीक है, चलिए अजय जी जवाब ले लेते हैं। संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें दर्द किस बात का है, भ्रष्टाचार का इन्हें दर्द है या भ्रष्टाचार का जो 10% 10 जनपद जाता था उसका वो नहीं पहुंच रहा है, इसका दर्द है। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे अपनाने वाले लोग हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस देश की जनता जानती है कि चाहे PM की बात करिए, चाहे CM की बात करिए और चाहे लोकल लेवल पर DM की बात करिए, हर व्यक्ति ने पूर्ण समर्पण के साथ कोरोना से लड़ने के लिए पूर्ण योगदान दिया है और सरकार ने बहुत एग्रेसिव काम किया है। अदरवाइज यही आंकड़ा जो आज हम देख रहे हैं, आज 7-8 गुना ये आंकड़ा होता और इस देश में बहुत। ठीक है, मनोज जी आखिरी कमेंट। सृष्टि जी, इस बात में कोई दो राय नहीं रही कि सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया। अगर हमने कोई जेन्युइन बात कही, आपने भी कहा कि सरकार ने SIT की गठन कर दिया है जांच करने के लिए, फिर भी नहीं मानने को तैयार हैं चीजें, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। और इस पैटर्न से अगर नए पैटर्न जो इसको मैं कहूंगा, अगर राजनीति होगी, सरकारों पे कोई दबाव नहीं होगा, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो निश्चित तौर पे जनता का नुकसान होगा। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि 72 लाख के पार टेस्टिंग करना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर यूपी में टेस्टिंग हो रही है। विपक्ष लगातार फिर भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी है इस चेन को तोड़ने के लिए, क्योंकि आपने लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म कर दिया, सब कुछ पुराने ढर्रे की तरह सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप टेस्टिंग पे टेस्टिंग कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम उसे आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ये एक बेहतर तरीका है, लेकिन इसके साथ ही चेन को आप कैसे तोड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आपके पास में है? अस्पतालों में व्यवस्थाएं जिस पैमाने पर होनी चाहिए, जिस पैमाने पर आपने बजट दिया है, जिस पैमाने पर आपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्या वो सभी मानक पूरे हो पा रहे हैं जमीन पर? यह देखने का अधिकार आखिरकार किसका है, यह भी सरकार को ही देखना। और सबसे बड़ी बात, आपदा में अवसर, लेकिन अवसर ऐसा निकाला कि PPE किट्स में ही घोटाला कर दिया गया, पूरे के पूरे सिस्टम को खोखला करने की कोशिश की गई। उसको कब आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन लोगों को सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा जो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।